ऑडियो वीडियो परफेक्ट है। आज का जो अपना टॉपिक रहेगा वो रहेगा हरियाणा के लोक नृत्य, ठीक है ना। हरियाणा के जो प्रमुख लोक नृत्य हैं उनकी हम बात करेंगे यहाँ पर। नेहा बैंस की गुड आफ्टरनून भाई सभी को, नेहा, पूनम और सभी साथियों को, सभी को राम राम है, राधे राधे, नमस्कार है। तो चलिएगा, हरियाणा के प्रमुख नृत्य हमारा आज का टॉपिक रहेगा। शुरुआत करते हैं आज के नृत्यों की। हरियाणा के अंदर जो नृत्य है, इससे पहले आपको मैं बता दूं, हरियाणा के अंदर किसी प्रकार का कोई शास्त्रीय नृत्य नहीं है अभी। हरियाणा में कोई भी शास्त्रीय नृत्य नहीं है। हरियाणा में जो है वो है लोक नृत्य। हरियाणा में सिर्फ लोक नृत्य है, फोक डांस रहेंगे यहाँ पर, क्लासिकल डांस हरियाणा में नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास आता है हरियाणा का जो सबसे प्राचीन नृत्य है। हरियाणा का सबसे प्राचीन नृत्य है आपका धमाल। कौन सा है? इस प्रकार से ये है आपका धमाल नृत्य। ये हो जाएगा आपका धमाल नृत्य है। ये हरियाणा का सबसे प्राचीन नृत्य रहेगा जो महाभारत काल से चला आ रहा है। उसके अलावा हरियाणा का अगर राजकीय नृत्य की हम बात करते हैं यहाँ पर, तो हरियाणा का राजकीय नृत्य क्या रहेगा भाई? स्वांग या फिर सांग रहने वाला। क्या रहेगा आपका? सांग या फिर स्वांग, ठीक है, ओके है। चलिएगा, अगर धमाल नृत्य की बात करते हैं हम, तो ये आपका किसका प्रतीक है भाई? ये खुशी का प्रतीक रहेगा, ठीक है ना। उसके अलावा जब हमारी फसल पक जाती है, फसल पक कर तैयार हो जाती है, तो चांदनी रात में खुले खेत में ये नृत्य किया जाता है। ये पहले किया जाता था, वर्तमान में नहीं किया जाता भाई, ठीक है ना। अब तो गेहूं पकी, फसल पकी, अपने हरियाणा वाले अपना दांती पल्ली पहले चले थी, अब तो कहेंगे भाई कंपाइन फेरो और बात खत्म करो। तो पुराने टाइम पे ऐसा होता था, जब फसल पक जाती थी, तो फसल पकते समय में क्या होता है, पुराने टाइम की अगर मैं बात करता हूँ आज से 15 साल पहले की अगर अपन बात करते हैं, 15 साल पहले की अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, जब फसल पकती थी तो लोग क्या करते थे, इकट्ठे हो जाते थे और आपने देखा होगा जूने बांटे जाते थे, ठीक है ना। गेहूं वगैरह फसल जो होती थी आपकी, गेहूं को बांधने के लिए, काटने के बाद बांधने के लिए उसके बार बनाए जाते थे बड़े बड़े, ठीक है ना। तो उनको गठड़ियों को बांधने के लिए जूने बनाए जाते थे पराली के साथ। तो लोग रात को इकट्ठा होते थे और उस टाइम पे 2-4 जने अपना धमाल नृत्य करे जावा थे, कोई अपना जूने बांटे जाओ था। तो इस तरीके से क्या होता था, वो अपना मैनेज करते थे। चांदनी रात के अंदर क्या करते थे, वो इस नृत्य का आनंद उठाते थे। तो ये खुशी का प्रतीक रहेगा और फसल तैयार होने पर यह किया जाता था खुले मैदान में। हरियाणा का यह सबसे प्राचीन नृत्य है और यह किस काल का भी? महाभारत काल का ये नृत्य रहने वाला है। उसके अलावा ये हरियाणा के महेंद्रगढ़, गुरुग्राम और झज्जर में सबसे ज्यादा किया जाता है। किस किस में? आपका महेंद्रगढ़ में किया जाता है, उसके अलावा आपका गुरुग्राम में, है ना, गुरुग्राम और आपका झज्जर। इन जिलों के अंदर गुरुग्राम हो गया, महेंद्रगढ़ हो गया और आपका झज्जर हो गया, इन जिलों में सबसे ज्यादा किया जाने वाला नृत्य रहेगा। उसके अलावा ये पुरुष प्रधान नृत्य भी, ये कैसा है? पुरुष प्रधान नृत्य रहेगा, पुरुष प्रधान नृत्य रहेगा। ये मुख्य रूप से इसको पुरुष करते थे, वर्तमान में इसको महिलाएं भी कर रही हैं, लेकिन यह अगर वास्तव में देखा जाए तो ये क्या रहेगा आपका? पुरुष प्रधान नृत्य रहने वाला है। क्लियर है यहां तक सभी को? चलिएगा, इसमें वीरता रस प्रदान दिया होता है, अभी वीरता रस दिखाया जाता है इसके अंदर, वीरता रस, वीरता का रस प्रधान होता है इसमें भाई। ये कौन सा हो जाएगा आपका? धमाल नृत्य हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे सामने सुहाग नृत्य। कौन सा? ये आपका सुहाग नृत्य। ऐसे दिखाई दे रहा है ना सही से? ठीक है, सुहाग नृत्य। ये भी हरियाणा के अंदर इतना प्रचलित नहीं है, लेकिन वही बात है, छोटे मोटे नृत्य है, कभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। जो सुहाग नृत्य ये आपका स्त्री प्रधान होता भी, ठीक है ना। ये महिलाओं के द्वारा किया जाता है, फीमेल्स इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, फीमेल्स के द्वारा ये नृत्य होता है और ये विवाह के अवसर पर होता भी, जब शादी होगी किसी की तो वो ही होगा। उसके अलावा इसको आजकल महिला संगीत के साथ भी कनेक्ट कर दिया जाता है, महिला संगीत भी इसी में रहेगा भी, ठीक है ना, महिला संगीत। आगे हमारे पास घोड़ी नृत्य, ठीक है। ये भी कब होता है भी? पुरुषों के द्वारा किया जाता है। इसमें क्या होता है, पुरुष
घोड़ों का मुख पहन लेते हैं, मुखौटा जो होता है ना घोड़ों का, जो घोड़े अगर पहन के रखते हैं ऐसे उनको साइड में कुछ दिखाई ना दे, तो वो मुखौटा होता है। और वो पुरुष पहनने के बाद पुरुष प्रधान ये नृत्य रहेगा और घोड़े का मुखौटा पहनकर ये किया जाता है। और ये शादी विवाह में किया जाता है, उसके अलावा ये बहुत कम किया जाता है। ठीक है, तो ये कौन सा हो जाएगा आपका, घोड़ी नृत्य हो जाएगा। फिर आता है आपका एक पीढ़िया नृत्य, एक आपका आता है छठी नृत्य भी। कौन सा आपका, छठी नृत्य। वो छठी नृत्य एक अलग लेवल का होता है, ये थोड़ा सा पीढ़िया लेवल का कह सकते हैं हम इसको। होते तो दोनों एक तरह के हैं लेकिन इनमें थोड़ा सा फर्क होता है, आगे बताऊंगा छठी नृत्य के अंदर। तो ये जो पीढ़िया नृत्य है या फिर छठी नृत्य है, आपने देखा होगा किसी महिला को या फिर किसी भी परिवार में कोई बच्चे का जन्म होता है, पुत्र का, तो जैसे उस लड़के का जन्म होता है, उस लड़के के जन्म पर एक सिंधारा टाइप दिया जाता है लड़की के परिवार वालों के द्वारा, यानी कि जो बच्चा हुआ है उसके नानके के द्वारा, है ना। तो उसके नानका के द्वारा, उसके नाना के परिवार की तरफ से जो सामग्री या फिर जो सिंधारा दिया जाता है उसको पिलिया नाम दिया जाता है, उसे क्या कहा जाता है, पिलिया। और ये पुत्र रत्न की प्राप्ति पर किया जाता है, उसी टाइम पे नृत्य होता है भाई। ठीक है, और वो हम बात करते हैं अगले नृत्य की। अगला हमारे पास है जी खोड़िया नृत्य। ये हरियाणा का सबसे फेवरेट नृत्य है भाई। वो अलग बात अब होना बंद हो चुका है ये, फिर भी कई जगह पे हमारी बुढ़िया बुजुर्ग माताएं हैं जो आज भी हमारी रीति रिवाज को आज भी चला रही हैं। ये कौन सा हो जाएगा आपका भाई, ये हो जाएगा आपका खोड़िया नृत्य। जब हम इस खोड़िया नृत्य की बात करते हैं तो ये खोड़िया नृत्य जो ये विवाह के अवसर पर होता है भी, और इसमें कड़ी चावल बनते हैं। और इस नृत्य को टूटा टांडी नृत्य भी कहा जाता है। और ये कब किया जाता है, जब लड़के की बारात चली जाती है ना। लड़कों की बारात जाने के बाद, जैसे किसी परिवार में शादी है तो वहां पर लड़के की बारात जाने के बाद घर में महिलाओं के द्वारा किया जाता है। ओके, ये यहाँ पे गलत लाइन आ गया, ये एक हमारे टेक्नीशियन साहब हैं, राहुल दांदड़िया है उस भाई साहब ने ये वो बिठा दिया इसके में तोता। ठीक है, ये पीढ़ी वाले में लिखनी थी, या इसमें बिठा दिया तोता इसका, कोई बात नहीं। उसने 2-4 दिन पहले काम सौंपा था यो, कि भाई यो काम कर दिए, उसने इसकी टिक्की ठंडी कर दी। तो जो आपका ये खोड़िया नृत्य है मेरे दोस्त, इसमें क्या होता है, कड़ी चावल बनते हैं। उसके अलावा यहाँ से क्वेश्चन और बन जाता है भी, ये दुल्हन की प्रतीक्षा में किया जाने वाला नृत्य भी, दुल्हन की प्रतीक्षा में किया जाने वाला नृत्य है। एक बार क्वेश्चन आया था, हरियाणा पुलिस एग्जाम है आपका, जो आईआरबी के अंडर होया था भी, है ना, आईआरबी इंडियन रिजर्व बटालियन। इसका एक एग्जाम हुआ था 30 दिसंबर 2018 को। उस एग्जाम में पूछा गया था, दुल्हन की प्रतीक्षा में किया जाने वाला नृत्य दूल्हे के परिवार वालों के द्वारा कौन सा होता है। तो वो होता है आपका कौन सा भाई, खोड़िया नृत्य। और इस नृत्य के अंदर क्या होता है भी, लड़कियां या फिर महिलाएं पुरुषों का चोगा पहनकर, पुरुषों का रूप धारण करके, एक तरफ महिला एक तरफ पुरुष, और आपस में कुछ ऐसी अपशब्दों का प्रयोग करते हैं जो हम यहाँ पर ले नहीं सकते। ठीक है ना, तो यहाँ पर एक दूसरे को टोंट दिए जाते हैं अपशब्द प्रयोग करके। सर ये क्लास आप रिकॉर्डिंग में कहाँ मिलेगी, अंश जी ये क्लास यहीं पर ऐप पर ही मिलेगी मेरे दोस्त। ठीक है ना, जैसे ही आपकी ये क्लास एंड हो जाएगी, क्लास एंड होने के बाद लगभग 30 मिनट के बाद, 30 मिनट या 1 घंटे के अंदर, ये मिनट आपको, ये मतलब पूरी की पूरी क्लास रिकॉर्डेड फॉर्म में, जब आपने बैच परचेज किया, मान लो आपने बैच परचेज किया, आज तारीख होगी आपकी 30, आपने बैच परचेज किया मान लो 25 मार्च 2024 को। अगर आपने एक 1 ईयर की वैलिडिटी के साथ लिया तो ये वीडियो आपको 25 मार्च से, मतलब कि 25 मार्च 2024 से लेकर के 24 मार्च 2025 तक ये वीडियो रिकॉर्डेड फॉर्म में यहीं पर मिलेगी, हरियाणा जीके के सेक्शन में, जो भी आपका कोर्स होगा। ठीक है दोस्त, ओके। आशीष है या अंश है, जो भी नाम आपका भाई, अनीश, क्लियर अनीश भाई। चलिएगा, ये अपलोड होने में थोड़ा सा टाइम लेती है, उसके बाद ये परमानेंट लगती है। उसके बाद हम आगे बात करते हैं यहाँ पर भाई, ये दुल्हन की प्रतीक्षा में किया जाने वाला नृत्य है, इसमें कड़ी चावल वगैरह बनाए जाते हैं भाई। ये कौन सा हो जाएगा आपका, खोड़िया नृत्य हो जाएगा। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पर छड़ी नृत्य भाई।
एक है छठी नृत्य और एक है छड़ी नृत्य। यहीं पे लिख देता हूं मैं, ये आपका हो गया छठी नृत्य, एक है आपका छड़ी नृत्य, छड़ी। छड़ी नृत्य, दोनों में अंतर यहीं पे समझ में आ जाएगा मेरे भाई। देखो ये क्या कहता है जी, छड़ी नृत्य की अगर हम बात करते हैं, वो होगा छड़ी नृत्य, ये होगा छठी नृत्य। छठी नृत्य कब होता है भाई? बच्चे के जन्म पर। किसके जन्म पर भी? किसी परिवार में कोई बच्चे ने जन्म लिया, उस बच्चे के जन्म पर, बच्चे के जन्म पर छठे दिन किया जाने वाला नृत्य है। इसमें कहा जाता है भी जो बे माता होती है ना, वो बच्चे का भाग्य लिखती है। आपने देखा होगा हरियाणा के अंदर जो कल्चर अपने हरियाणा का, उसमें कहा जाता है, हाँ भाई हरियाणा जीके के सेक्शन में ही मिलेगी दोस्त। उसके अलावा क्या कहा जाता है इसके अंदर? कहा जाता है भी जो बच्चा है 6 दिनों तक वो आपका आ चुका है रहने के लिए परमानेंटली, उसके बाद कहते हैं छठे दिन बे माता आती है, वहां पर एक कॉपी और एक पेन भी रखा जाता है हरियाणा के अंदर का। मतलब ये एक मान्यता लगा लो, या एक अपना अपना रीति रिवाज जो बना हुआ है। कहा जाता है पहले तो स्याही रखी जाती थी और कलम रखी जाती थी कि हमारी बे माता आएगी, हमारे बच्चे का भाग्य लिख के जाएगी, हमारा बेटा बड़े होकर नौकरी लगेगा, एक आधा सोच दो हमारा छोरा बड़ा होगा सपाटे मारेगा, है ना। तो इस तरीके का भाई सबके अपने अपने सोच होती है। तो उस तरीके से कहा जाता है भी छठे दिन बे माता भाग्य लिखने आते हैं। और इसमें ना उबली हुई गेहूं बांटी जाती है, जिसको हरियाणा के अंदर बाकड़ी कहते हैं। अभी क्या बोलते हैं? बाकड़ी। तो इसमें बाकली बांटी जाती है। क्या बांटी जाती है इसमें? बाकली बांटी जाती है। क्लियर है यहां तक? उसके अलावा ये जो छठी नृत्य है, इसको कुआं पूजन भी कहा जाता है हरियाणा में भी। कुआं पूजन, ठीक है ना, कुआं पूजन। कुआं पूजन के नाम से भी हरियाणा में इसको जाना जाता है। हरियाणा के अंदर जब जैसे बच्चे का जन्म होता है, तो वहां पर कुआं पूजन का एक रस्म होती है, होती है। उसके अलावा ये कुआं पूजन या फिर छठी नृत्य के नाम से इसको जाना जाता है। कहते हैं छठी गाई जाओगे फलाने का बालक हो रहा है, तो ये इस तरीके से होता है। एक होता है आपका छड़ी नृत्य, एक होता है आपका छड़ी नृत्य। ये होता है जी आपका गुग्गा नवमी के समय, गुग्गा जी के भगत, गुग्गा जी के भगत करते हैं इसे भाई, छड़ी नृत्य को। इसमें क्या होता है, आपके जो गुग्गा के भगत होते हैं, वो आपका डेरू के साथ, डेरू के साथ गुणगान करते हैं भाई भगवान के, बाबा के भजनों का, जो उसके होते हैं, है ना। तो उन भजनों के साथ क्या होता है भाई? गुणगान होता है। डेरू के साथ गुणगान करते हैं। और इसमें क्या होता है भाई? यहाँ पर एक छड़ी लेके रखी जाती है, और ये सावन के महीने में होता है भाई। श्रावण का महीना होता है ना जो आपका, श्रावण का महीना, श्रावण का महीना, सावन के महीने में ये सब बातें होती हैं। छठी नृत्य होता है, गुग्गा जी के भगत होते हैं, गुग्गा नवमी के समय में एक किया जाने वाला एक नृत्य होता है। और इसी नृत्य के अंदर, इसी नृत्य के अंदर जो है आपके ये भगत क्या करते हैं, यहाँ पर खुद को चैन के द्वारा पीटते हैं भाई। खुद को चैन मार के गोगा जी को ये प्रसन्न करने का कार्य करते हैं भाई, खुद को चैन मार के। यहीं पर लिख देते हैं लोग। इसी नृत्य में क्या करते हैं भाई? खुद को, खुद को चैन के साथ पीटकर गोगा जी को प्रसन्न करने का काम करते हैं। ये कौन सा हो जाएगा आपका? छठी नृत्य और ये छड़ी नृत्य। छठी नृत्य होगा बच्चे के जन्म पर, और छड़ी नृत्य आपका गोगा जी के लिए, ठीक है ना। ये पहले आपका मुख्य रूप से आपका पुत्र प्राप्ति पर होता था, लेकिन वर्तमान में ये पुत्री प्राप्ति पर भी किया जाने वाला एक नृत्य है। हरियाणा के अंदर अब ये थोड़ा सा लिंग अनुपात में जैसे फर्क पड़ा है, तो लोगों की थोड़ा सा समझ में फर्क पड़ा है कि पुत्र या पुत्री बराबर ही है, कोई ज्यादा फर्क इनमें नहीं है। वो अलग बात है, आज भी कुछ बुजुर्ग लोग हैं जो पुत्र को ज्यादा दर्जा देते हैं, पुत्री को थोड़ा सा कम देते हैं। तो ये समय समय का अभाव है। उसके अलावा ये आपका जो छड़ी नृत्य था अभी आपको बताया, ये गोगा नृत्य के नाम से जाना जाता है ना। यह नृत्य भादो माह की नवमी के दिन गोगा जी
फिर के पूजा के बाद यह नृत्य पुरुषों द्वारा किया जाता है भी, बादवा सामण, है ना। तो उसके बाद ये किया जाने वाला एक नृत्य हो जाएगा। पूजा जी नमस्ते भाई। ओके, और यह है पुरुष प्रधान नृत्य होता है, ये बात याद रखनी है आपके, पुरुषों के द्वारा किया जाने वाला नृत्य आपका गोगा नृत्य। नेक्स्ट आपका फाग नृत्य है, हाल फिलहाल में आपका भी फाग गया है। तो इस फाग के नृत्य की अगर हम बात करते हैं, फागुन महीने में होता है, भी अभी आपका फाग गया तो फागुन में आता है, ठीक है। उसके अलावा होली के दिन, होली से एक दिन पहले शुरू होता है ये नृत्य और ये लगभग चलता रहता है। उसके अलावा प्राचीन समय की अगर मैं बात करता हूं, प्राचीन समय में यह कई सप्ताह चलता था भाई। प्राचीन समय में क्या होता था, कई सप्ताह तक ये चलता रहता था। वो अलग बात, अब जैसे जैसे समय बदल रहा है तो लोगों ने क्या करना शुरू कर दिया भाई, इसको थोड़ा सा अपना बचना शुरू कर दिया। नहीं तो पहले फाग अगर होता था तो आज भी अगर आप इधर चले जाओगे ना मथुरा साइड में, मथुरा वृंदावन बरसाना, यहाँ पे आज भी लठ मार हो रही है। यहाँ पे भी क्या भाई, लठ पे आए जाओ, बढ़िया वाले लठों के साथ यहाँ पे मुरम्मत कर दी जाती है किसी भी परिवार की, जो भी वहां पे गया होगा। उसके अलावा यह स्त्री प्रधान नृत्य होता है फाग वाला। ये कैसा होता है भाई, स्त्री प्रधान नृत्य होता है। नेक्स्ट हमारे सामने अभी झूमर नृत्य, कौन सा है, झूमर। यह नृत्य पंजाब से आया है और इसे हरियाणा का गिद्दा कहा जाता है, ठीक है ना। झूमर नृत्य जो ये पंजाब से लिया गया एक नृत्य है और इसे हरियाणा क्या कहा जाता है, गिद्दा कहा जाता है हरियाणा का। नेक्स्ट हमारे सामने है भाई खेड़ा नृत्य। खेड़ा नृत्य, ये तो पता होगा खेड़ा नृत्य किस किस को पता है, बताना जल्दी से कमेंट करके आप लोग एक बार। खेड़ा नृत्य किसे कहा जाता है, जल्दी से कमेंट करके बताएंगे आप लोग। बताना जल्दी से कमेंट करके भाई, खेड़ा नृत्य किसे कहा जाता है, जल्दी से कमेंट करके बताना एक बार, वरना तुमने देख लिया होगा सच्ची। या तो अब तो हो गया, चलो काम कोई ना, तुमसे कोई और क्वेश्चन पूछूंगा अभी थोड़ी देर के बाद। खेड़ा नृत्य देखो, ये जो खेड़ा नृत्य है भाई, ये दुख का प्रतीक होता है। दुख के समय खुशी में किया जाने वाला एक नृत्य होता है। जब घर में किसी बुजुर्ग की मृत्यु हो जाती है तो खेड़ा नृत्य किया जाता है। यह नृत्य जींद, कैथल, नरवाना, करनाल आदि क्षेत्रों में बहुत प्रचलित है। उसके अलावा ऐसा नहीं है कि आप इस नृत्य को कहीं पे जाके कर दो। फाग नृत्य रासलीला से रिलेटेड है क्या, फाग नृत्य रासलीला से अलग रहेगा, ठीक है बच्चे। उसके अलावा रासलीला जो है वो कृष्ण भगवान जी के चारों तरफ गोपियों के द्वारा किया जाने वाला एक नृत्य हो जाएगा, फाग नृत्य अलग हो जाएगा, ठीक है। तो हम बात कर रहे थे खेड़ा नृत्य की। ये दुख के समय खुशी में किया जाने वाला नृत्य होता है जब कोई घर का बुजुर्ग चला जाता है। लेकिन इसमें ये नहीं है कि किसी का दादा दूधा टपक गया और तुम जाके वहां उसके कंधा ठहरे हैं, कंधे पर बुढ़े ना बेचारे ना, और तुम जाकर वहां नाचने लग जाओ, तो ऐसा भी नहीं हो सकता, ठीक है ना। अगले छो मैं क्या बता के कह दे। तो ये नृत्य किया जाता है आपका मुख्य रूप से जब उस व्यक्ति का काज होता है। क्या होता है, काज, जिसको हम बोल देते हैं मेड़, या इसी को बोल देते हैं सतरवीं, ठीक है ना। तो उस समय पे किया जाने वाला नृत्य होता है ये, जब उस व्यक्ति का काज हो, रोटी कर रखी हो उनके घर वालों ने, मीठा मुठा कर रखा हो बढ़िया वाला, तो वहां पर उस बुजुर्ग के पोता, है ना, उस बुजुर्ग का पोता जिसकी विवाह हो चुका है, उस पोते के ससुराल वाले आते हैं और वो क्या करते हैं भाई, खील वगैरह, मिठा वगैरह, पतासे वगैरह, मिट्टी खील वगैरह बोते हुए आते हैं रास्ते में। कहा जाता है वो बहुत अच्छा माना जाता है। तो इस तरीके से होता है ये सब। ये आपको हो जाएगा काज नृत्य, ठीक है। ये आपका कौन सा हो जाएगा, खेड़ा नृत्य हो जाएगा। काज के समय पे या फिर आपका मेड़ या फिर सतरवीं के समय में होता है, और ये कैथल, नरवाना, जींद का और करनाल आदि में अधिक होता है भाई। उसके अलावा तीज नृत्य, तीज नृत्य क्या भी, सावन के महीने में महिलाओं के द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। लड़की के ससुराल वाले कोथली भेजी जाती है अभी, ठीक है ना। लड़की का जो परिवार होता है वो अपने बेटी के घर पर क्या भेजते हैं, कोथली भेजने का काम करते हैं। इसमें घेवर फिरनी सुना होगा आप लोगों ने, घेवर फिरनी, बिस्कुट
और XYZ कई सारे मटेरियल, ठीक है ना। अब तो बहुत मतलब अब तो पहले फोन कर देंगे भाई, बेसकान की टाल करिए, पीछे भेज दिए, गेवर ले आवा तो कौन सा लेकर आइए, मावे वाला। तो ये सब होता है। उसके अलावा हरियाणा के अंदर मैं बता दूं तुम्हें, गेवर प्रसिद्ध है आपका कहाँ का भाई, संभालका का, संभालका का। संभालका और फिरनी है मशहूर पुंडरी की हरियाणा में, ठीक है ना। पेठा आगरा का सुना होगा, रेवड़ी कहाँ की, रोहतक की या रेवाड़ी की, कमेंट करके बता देना। हरियाणा में रेवड़ी कहाँ की प्रसिद्ध है। उसके अलावा इस तीज नृत्य की अगर हम बात करते हैं, सावन के महीने में होता है, भी सावन के महीने में वर्षा के आगमन पर यह किए जाने वाला नृत्य है, और इसे पींग पाटड़ी का त्योहार भी कहा जाता है। भी किसका कहा जाता है इसे, पींग पाटड़ी का त्योहार भी कहा जाता है। पींग पाटड़ी का त्योहार भी इसको कहा जाता है, ठीक है। ये कौन सा हो जाएगा आपका, तीज नृत्य हो जाएगा। उसके अलावा एक आपका है मंजीरा नृत्य, या फिर इसको बोल देते हैं हम रतवाई नृत्य, मंजीरा या फिर रतवाई नृत्य, ठीक है ना। मंजीरा या फिर रतवाई नृत्य की हम बात करते हैं यहाँ पर। यह मेवात क्षेत्र में मुसलमानों के द्वारा किया जाने वाला एक प्रमुख नृत्य रहने वाला भाई, ठीक है जी। उसके अलावा फिर आ जाता आपका रासलीला, जो हम बात कर रहे थे अभी आप लोग, रासलीला। रासलीला के बारे में देखिएगा, हम क्या जानते हैं अभी रासलीला के बारे में। जो रासलीला नृत्य है, रास नृत्य, यह ब्रजभूमि से हरियाणा में आया है। ब्रजभूमि समझते हो आप लोग, हरियाणा का ये वाला भाग, इस तरीके से आपका, ये आपका मान लो दिल्ली है, फरीदाबाद, पलवल, मेवात। इस तरफ आपका अलीगढ़, गाजियाबाद, और आपका महात्मा बुद्ध नगर, महात्मा बुद्ध नगर, है ना। और यहाँ पर आपका मथुरा, ये जिले लगते हैं यूपी के हरियाणा के साथ। तो इस तरफ मथुरा की तरफ से आपका ये वाला नृत्य इधर से आया है, एंट्री कर चुका है हरियाणा के अंदर। अब इन्हीं जिलों में होगा, सीधी सी बात है। तो ये किन किन में होता है, भी मुख्य रूप से आपका फरीदाबाद और पलवल में किया जाने वाला नृत्य रहेगा, ठीक है। कौन से नृत्य की बात हो रही है, रासलीला की बात हो रही है, रास नृत्य की। ब्रजभूमि से हरियाणा में आया तो उस तरफ ही टच होगा ये। यह दो प्रकार का होता है, एक होता है तांडव नृत्य जो होता है पुरुष प्रधान, और एक होता है लास्य नृत्य जो होता है स्त्री प्रधान। और जो रासलीला नृत्य है ये प्रेम का प्रतीक रहता है। भी किसका प्रतीक है, ये प्रेम का, प्रेम का प्रतीक है, ठीक है ना। ये प्यार का प्रतीक रहने वाला है। पलवल और फरीदाबाद में होता है, ब्रजभूमि से हरियाणा में दो प्रकार का होता है, एक होता है तांडव और एक होता है लास्य, ठीक है ना। कोई डाउट यहां तक, चलिएगा। फिर आता है हमारा गणगौर नृत्य। गणगौर जो नृत्य है राजस्थान की सीमा से पास लगने वाले क्षेत्रों में किया जाता है, ठीक है ना। भगवान शिव और पार्वती से संबंधित ये माना जाता है। अब यहाँ पर कौन कौन से उसमें होगा, ये देखो इधर, इस तरीके से पिताजी की नगरी हमने काट दी, ठीक है। और इस तरीके से हमारे पास ये दक्षिण हरियाणा हो गया। क्या बन रहा है भाई आज तो, एरिया छोटा है तो थोड़ा समझाने के लिए आपको मैं समझा दूंगा बस, इस तरीके से। बस ये इधर राजस्थान टच होता है, आप सभी को पता है, इधर राजस्थान टच होता है। तो यहाँ पर राजस्थान के साथ लगने वाले हरियाणा के कुछ जिलों की बात करेंगे हम। यहाँ पर, यहाँ पे हो जाएगा आपका सिरसा, इधर हो जाएगा हल्का सा फतेहाबाद, फतेहाबाद में इतना अटैच नहीं है इसका, हिसार हो जाएगा, भिवानी हो जाएगा, चरखी दादरी हो जाएगा, महेंद्रगढ़, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी। इन जिलों के साथ होने वाले जो भी आपके मतलब राजस्थान के साथ जितने भी टच लगते हैं, इनमें आपका घनघोर नृत्य किया जाता है भी, ठीक है ना। राजस्थान की सीमा के साथ लगने वाले सभी राज्यों और राज्य अगर आपको जिलों के अंदर देखा जाएगा तो कौन सा होगा आपका, घनघोर नृत्य किया जाता है भी, ठीक है ना। ये हो जाएगा आपका घनघोर नृत्य। कोई डाउट, पूजा, अनीश और जो भी साथी जुड़े हो भाई।
चलिएगा नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पर गणगौर के बाद लोर नृत्य की। ये लड़कियों का फेवरेट होता भाई। और अगर आपने देखो किसी बुजुर्ग के पास बैठना और उसके पास चा 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 लगा देना, चैं 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 चैं, समझते होंगे आप, बातें बातें कर रहे हो, तो वहां पर बुढ़िया क्या करा, मेरी दादी तो क्या करा, क्यों लूर ला रहा था, क्यों लूर कर रहे हो, तो ये उसी लूर को कही जाती है बात। लूर का अर्थ होता है लड़की। और इस नृत्य में प्रश्न उत्तर किया जाता है, ठीक है ना। ये फीमेल होता है भी, पुरुष कहाँ पे लिखे, यहाँ पे लिख देता है। यह स्त्री प्रधान नृत्य भी, स्त्री प्रधान नृत्य रहेगा। ये कैसा रहेगा आपका, स्त्री प्रधान नृत्य रहने वाला है। उसके अलावा बागड़ क्षेत्र में किया जाने वाला एक प्रमुख नृत्य रहेगा ये, होली के समय में किया जाता है यह भी, ठीक है ना। उसके अलावा और भी कई समय पे किया जाता है। हरियाणा ने ये पहली बार 1970 में गणतंत्र दिवस पर प्रस्तुत किया था। कब भाई, 1970 में। उसके अलावा एक हो जाएगा आपका घूमर नृत्य, ये घाघरा पहन के किया जाने वाला नृत्य है, ठीक है ना। ये घाघरा पहन के किया जाने वाला नृत्य राजस्थान से आया हुआ है, विवाह के अवसर पर किया जाता है। नीम भराई नृत्य विवाह के अवसर पर होता है भी, ठीक है ना। नीम भराई एक रस्म भी होती है हरियाणा के अंदर। विवाह के समय जब आपका शादी हो जाएगी, मतलब हो रही होगी, तो वहां पर एक जराई नीम जराई रस्म दे के आओगे तो पता चल जाएगा आप लोगों को, नीम जराई एक रस्म होती है। अगला हमारे पास है भाई डफ नृत्य। डफ नृत्य, डफ नृत्य जो है यह कैसा है भाई, यह श्रृंगार और वीर रस प्रदान होता है भाई। इसमें श्रृंगार और वीर रस प्राप्त होता है, प्रदान होता है। श्रृंगार, ठीक है ना, श्रृंगार और वीर रस इसके अंदर प्रदान होता है। उसके अलावा ढोल नृत्य के नाम से भी इसको जाना जाता है। यह नृत्य जो है बसंत ऋतु के आगमन पर किया जाता है। और जो आपका डफ नृत्य ये पहली बार 1969 में गणतंत्र दिवस पर भारत में हरियाणा ने प्रस्तुत किया था भाई। हरियाणा के द्वारा ये दिखाया गया था। कौन सा नृत्य आपका, ये डफ नृत्य हो जाएगा। फाग नृत्य हम कर चुके हैं। इस नृत्य का आयोजन जो है प्रदेश में होली के 2 सप्ताह पहले किया जाता है। यह नृत्य स्त्रियों और पुरुषों द्वारा, दोनों द्वारा किया जाता है, लेकिन मुख्य रूप से इसमें स्त्रियां जो वो ज्यादा भाग लेती हैं, पुरुषों की तो यहाँ पे वैसे ही सर्विस होती रहती है भाई। एक मंजीरा नृत्य, यह नृत्य मेवात नू में बड़े क्षेत्र में नगाड़ और डफ के साथ किया जाने वाला होता है भाई। रतवाई बता चुका हूँ, मेवात क्षेत्र में किया जाता है ना। और हमारे पास यह है गुग्गा नृत्य। गुग्गा नृत्य है, इसको भी जंजीरों के साथ पीटते हैं, ये सारी बातें बता चुका हूँ। झूमर नृत्य में क्या होता है, थाली और ढोलक बजाया जाता है। सांग नृत्य के बारे में बता चुका हूँ। 1911 1730 में इसकी शुरुआत किशन लाल भट्ट के द्वारा रेवाड़ी से हुई थी, ठीक है ना। तो जल्दी से एक बार कमेंट करके बताओ, यहाँ तक कोई डाउट है क्या आप लोगों को भाई? जल्दी से कमेंट करके बताएंगे यहाँ तक, यदि आपको कोई डाउट बनता है तो जल्दी से कमेंट करके बताएंगे, क्योंकि ये नृत्यों का टॉपिक था जो आपका, ये कंप्लीट होता है। अब नृत्यों का आपका जो टॉपिक था वो कंप्लीट हो जाता है यहाँ पे। इसके बाद हम छोटा सा एक और नृत्य है, सॉरी नृत्य कह रहा, छोटा सा और टॉपिक है, वो यहाँ पे लपेटने का काम करेंगे। तो जल्दी से एक बार कमेंट करके बताएंगे आप लोग, यहाँ तक कोई डाउट है, यस और नो। फिर हम छोटा सा एक टॉपिक बनता है वो, और यहाँ पे हम लपेटने का काम कर देते हैं। कमेंट कीजिए भाई जल्दी से। पूजा, अनीश, पूनम, दीपांशु, उर्मिला, जो भी साथी जुड़े हैं जल्दी से कमेंट करके बताएंगे भाई। चलिएगा, एक छोटा सा टॉपिक है, हरियाणा में दूरसंचार और आकाशवाणी केंद्र। हरियाणा में दूरसंचार व आकाशवाणी केंद्र। दूरसंचार और आकाशवाणी केंद्र हरियाणा में जब हम बात करते हैं तो हरियाणा में पहला रेडियो स्टेशन है ना,
हरियाणा में पहला रेडियो स्टेशन 8 मई 1976 को 8 मई 1976 को रोहतक में स्थापित हुआ था भाई। कहां पे हुआ था? रोहतक में। ठीक है ना। 8 मई 1976 क्या हो भाई? रोहतक में ट्रांसफर किया, मतलब स्थापित किया गया। उसके बाद क्या हो भाई? हरियाणा का ये क्या हो जाएगा? हरियाणा का पहला ये आकाशवाणी केंद्र हो जाएगा। उसके बाद हरियाणा में एक और दूसरा आकाशवाणी केंद्र लगाया भाई, है ना, रेडियो आकाशवाणी केंद्र। दूसरा रेडियो आकाशवाणी केंद्र लगा भाई। दूसरा कहां पे लगा था आपका? जल्दी से कमेंट करके बताएंगे भाई। पूजा और जो भी साथी जुड़े हुए हैं, नेहा, जल्दी से कमेंट करके बताएंगे भाई। तो कहां पे लगाया गया था आपका भाई? ये आपका प्यारा धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र में लगाया गया। कब लगाया गया जी? 24 जनवरी 1991 को लगाया गया। उसके अलावा एक आपका तीसरा लगाया गया हरियाणा में, थर्ड। थर्ड लगा आपका हिसार में। कहां पे लगा आपका? हिसार में लगा। ठीक है ना। कहां पे लगा आपका? हिसार में। जो हिसार में लगाया गया था ये आपका कब लगाया गया भाई? 1999 में लगाया गया, 1999 में। ठीक है ना। और अगर तारीख पूछे तो 26 जनवरी को भी, 26 जनवरी को। तो ये हरियाणा के हो जाएंगे 3। अब इनमें से क्या हुआ? भिवानी आंसर आया है 1। भिवानी में नहीं है बच्चे, हिसार में लगाया गया था। किसान चैनल है इसके ऊपर, बल्कि हिसार वाले पे तो इस पे क्या आपका किसानों के लिए, किसानों के लिए चैनल बना हुआ है इसके ऊपर स्पेशल। किसानों को बताया जाता है आपको कब क्या लगाना है ना, कब आप खेती करेंगे, कितना यूरिया डालेंगे, कितना ये करेंगे वो करेंगे, सबका सब बताया जाता है अभी। उसके अलावा यहाँ पे एक हो जाएगा हरियाणा के अंदर दूरदर्शन केंद्र। हरियाणा में एक दूरदर्शन केंद्र है भाई, हरियाणा में एकमात्र दूरदर्शन केंद्र। हरियाणा में एकमात्र दूरदर्शन केंद्र कहाँ पे अभी? हिसार में रहेगा। कहाँ पे रहेगा आपका? हिसार में। और ये कब लगाया गया था? ये आपका 1 नवंबर 2002 को लगाया गया था, है ना। 1 नवंबर 2002 को इसका उद्घाटन किया गया था। जो ये उद्घाटन किया गया था भाई, ये आपका सुषमा स्वराज के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा भाई? सुषमा स्वराज के द्वारा। ठीक है ना। एक का क्या किया गया यहाँ पर? सुषमा स्वराज के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। क्लियर। यहाँ पर प्रसार भारती बोर्ड की स्थापना पूछा है तो 1997 में हुआ था। ठीक है ना। प्रसार भारती बोर्ड की स्थापना पूछा है तो 1997 में हुआ था। क्लियर है यहाँ तक? ये एक छोटी सी बातें थी, उम्मीद करता आप लोगों को समझ में आ चुकी होंगी। ठीक है जी। यहाँ तक सभी को कोई डाउट है तो बताओ। आपको फिल्मी जगत बता दिया था या नहीं बताया था? मेरे को शायद मैंने बता दिया था आप लोगों को। फिल्मी जगत हो चुका आपका। और क्या टॉपिक रहते हैं आपके? कोई बताएगा कमेंट करके, नहीं तो फिर मैं अपने हिसाब से कोई और टॉपिक करवा देता हूँ जो अभी आपका पेंडिंग रहता है। क्योंकि आज आपके कई सारे टॉपिक छोटे छोटे ले लिए हैं और वो सारे लगभग कंप्लीट ही हो जाएंगे आज। नेहा रानी, कहाँ से हो नेहा जी आप?
कमेंट करके बताना जल्दी से आप भी कहाँ से हो। क्लियर है भाई यहाँ तक? तो चलिए इसको मैं सेव कर देता हूँ, फिर आपका एक छोटा सा टॉपिक और शुरू करा देते हैं यहीं पर। कुरुक्षेत्र। चलिएगा इसके बाद हमारा एक छोटा सा टॉपिक शुरू करा देता हूँ मैं, वो नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट हो जाएगा, है ना। तो एक बार ये पीडीएफ सेव हो जाए देन हम शुरू करते हैं। फोक डांस। एक मिनट दीजिए आप लोग। ओके, करनाल से हो आप, बहुत अच्छी बात है भाई, फिर तो आप भी हमारे डिस्ट्रिक्ट से हैं। चलिएगा एक बार मैं एक पीडीएफ और यहाँ पे डाल लेता हूँ, देन हम शुरू करते हैं फिर सेशन को आगे। आगे आप लोग तब तक हेडिंग डालेंगे हरियाणा के पर्यटक स्थल, हरियाणा के पर्यटक स्थल। चलो बहुत अच्छी बात है भाई। चलिएगा हेडिंग डालेंगे आप टूरिज्म प्लेस ऑफ हरियाणा, फिर शुरुआत करते हैं। चलिएगा भाई, टूरिस्ट प्लेस है जो हरियाणा में, करनाल में कहाँ से हो आप? निसिंग से हूँ मैं, निसंग सुना होगा, निसिंग, ठीक है। चलिएगा पर्यटक स्थल की अगर हम बात करते हैं तो हरियाणा के अंदर पर्यटक स्थल की बात करते हैं तो 1 नवंबर 1966 को जब हरियाणा पंजाब से अलग हुआ था तो उस समय में हरियाणा के पास कोई पर्यटक स्थल नहीं था, ठीक है ना, कोई भी पर्यटक स्थल नहीं था। तो इन्होंने क्या किया भाई, अपनी हरियाणा सरकार ने क्या किया, हरियाणा गवर्नमेंट ने क्या किया, प्लानिंग की कि किस तरीके से हम बाहरी राज्यों से आने वाले लोगों को हम हरियाणा का एक अच्छा सा माहौल बनाकर दें और किस तरीके से औरों से हम पैसा कमा सकें। तो इन्होंने क्या किया, अपना जितने भी रोड थे हरियाणा के अंदर, जितने भी रोड थे उन रोडों के ऊपर कोनों पर कहीं पे किसी भी जगह पर रोड के किनारे पर जीटी रोड के ऊपर इन्होंने क्या किया, वहां पर क्या किया इन्होंने, एक तरीके से क्या कर दिया इन्होंने, टूरिज्म प्लेस बना के रख दिए। और जितने भी टूरिज्म प्लेस बनाए वो सभी के सभी क्या किए इन्होंने, उन सभी को क्या किया इन्होंने, अपने तरीके से नाम रख दिए सभी के सभी पक्षियों के ऊपर। हरियाणा में जितने भी टूरिज्म प्लेस हैं सभी के सभी मोस्टली आपके पक्षियों के नाम पर हैं। और हरियाणा में वर्तमान में कितने अभी 44 पर्यटक स्थल रहेंगे और इनके नाम राष्ट्रीय राजमार्ग पर रहेंगे और राजकीय मार्ग पर ज्यादातर रहते हैं और सारे के सारे आपके पक्षियों के नाम पर रखे गए हैं। इन पर्यटन स्थलों में रेस्टोरेंट हैं, हरे भरे उद्यान बनाए गए हैं, नौका विहार बनाए गए हैं, लेक्स बनाई गई हैं, क्लब बनाए गए हैं यहाँ पर, ठीक है ना। इस तरीके से इन्होंने क्या किया, सभी को यहाँ पर मैनेज करके रखा गया है। उसके अलावा जो हरियाणा टूरिज्म प्लेस है इसका एक उद्घाटन होता है
1 सितंबर 1974 को, 1 सितंबर 1974 को भी। हरियाणा में पर्यटक दिवस कब मनाया जाता है? प्रत्येक वर्ष 1 सितंबर को मनाया जाता है भाई। और इसकी अगर स्थापना की बात करते हैं हम, स्थापना की, तो 1 सितंबर 1974 को पर्यटन विभाग की स्थापना होती है। 1 सितंबर 1974 को पर्यटन विभाग की क्या हुई? स्थापना हुई। और विश्व में पर्यटक दिवस की अगर हम बात करते हैं तो कब मनाया जाता है आपका? 27 सितंबर को मनाया जाता है। कब भाई? 27 सितंबर को। और हरियाणा में पूछा तो 1 सितंबर को। हरियाणा में पर्यटक मंत्री रामविलास शर्मा, लेकिन अभी हाल फिलहाल में क्या अभी मतलब इनका कईयों के जो मंत्री हैं उनसे जो भी उनको कार्यभार दिया गया था वो अभी उनसे वापस लिया गया है, नया कार्यभार संभाला जाएगा तो बताया जाएगा। ठीक है, अभी हाल फिलहाल में सीएम साहब को थोड़े से काम दिए गए, बाकी सबकी छुट्टी कर रखी है, बोल रखा है तुम अपना थोड़ा सा धैर्य रखो। हरियाणा के अंदर हेमा मालिनी और धर्मेंद्र को पर्यटन विभाग का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है ना। उसके अलावा हरियाणा के अंदर कई सारे क्या है भैया पर्यटन स्थल रहेंगे, जैसे कि हथनी कुंड, ये कहां पर रहेगा आपका? यमुनानगर में रहेगा। यमुनानगर के ताजियावाला से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर है। इसे मछलियों का स्वर्ग कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? मछलियों का स्वर्ग कहा जाता है। हाल ही में हरियाणा पर्यटन विभाग ने यहाँ पर एक पिनेटल होटल भी बनाया है भी, ठीक है ना। पिनेटल होटल की यहाँ पे स्थापना करी गई है हरियाणा सरकार के द्वारा। तो हर राज्य के अंदर इसी तरीके से पर्यटक स्थल होते हैं। हरियाणा में भी इसी तरीके से कई सारे पर्यटक स्थल रहेंगे। ठीक है, इसके आप लोगों को सभी को पीडीएफ मिल जाएगी, तो कभी टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है ना। वो पीडीएफ कहाँ मिलेगी वो भी आपको बता चुके हैं सर भी, और नहीं तो लास्ट वाली वीडियो देख लेना, वहां पे आपको बता रखा है। इसके अलावा ताजियावाला पर्यटक स्थल की अगर हम बात करते हैं तो ये भी यमुनानगर में रहेगा। यहाँ यमुना नदी के पश्चिमी यमुना नहर निकाली गई है और इस पे मछलियों को पकड़ने के लिए यहाँ पर प्रसिद्ध बताया जाता है। एक का कालेसर पर्यटक स्थल, यहाँ पर क्या अभी ये भी यमुनानगर में रहने वाला है, ये भी आपका यमुनानगर में रहने वाला है। एक है बड़खल झील, बड़खल झील, अब जो आपकी ये बड़खल झील है कहाँ रहेगी आपकी? ये फरीदाबाद में रहेगी। ये कहाँ पर रहेगा आपकी? फरीदाबाद में। और दो छोटी पहाड़ियां को जोड़कर लगभग 6445 मीटर लंबा और 6 मीटर चौड़ा, 6 मीटर चौड़ा है ना, चौड़ाई में यहाँ पर बांध बनाया गया है जो बाढ़ को मतलब होने से रोकने का काम करेगा। ओके, उसके अलावा सुल्तानपुर पक्षी विहार, ये कहाँ पर रहेगा आपका? गुरुग्राम में रहेगा। ठीक है ना। इसी तरीके से हरियाणा के अंदर कुछ प्रमुख आपके क्या है भाई पर्यटक स्थल रहेंगे। कुछ इस तरीके से हम इसको थोड़ा सा पढ़ने की कोशिश करते हैं अभी। देखो, यमुनानगर हो गया अपना। यमुनानगर के जस्ट नीचे आपका कौन सा जिला है? आप बोलोगे सर करनाल। करनाल के जस्ट नीचे आपका पानीपत, पानीपत के जस्ट नीचे आपका सोनीपत। तो यहाँ पर कौन कौन से आपके पर्यटक स्थल रहेंगे? करनाल में रहेगा आपका कौन सा भाई? ओएसिस, ओएसिस पर्यटक स्थल कौन सा रहेगा आपका? ओएसिस पर्यटक स्थल। और यहीं पर क्या रहेगी आपकी? कर्ण झील रहने वाली है, कर्ण झील रहने वाली है। पानीपत में कौन सा रहेगा आपका? स्काई लार्क रहेगा भी। कौन सा रहेगा आपका? स्काई लार्क, स्काई लार्क रहेगा यहाँ पर। और एक रहेगा आपका ब्लू जे, ब्लू जे, ब्लू जे। ठीक है ना। उसके अलावा इस तरफ आपका ये हो जाएगा पंचकुला, इधर हो जाएगा आपका इधर ये आपका पंचकुला, इधर हो गया आपका अंबाला। जो आपका अंबाला है, इस अंबाला के अंदर कौन सा भी? किंग फिशर रहेगा, किंग फिशर, किंग फिशर। किंग फिशर के जस्ट नीचे आपका आ जाएगा कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र में अंबाला के नजदीक कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र में कौन सा रहेगा आपका? कुरुक्षेत्र में रहेगा आपका कौन सा भाई? पैराकीट, पैराकीट पर्यटक स्थल। ये कहां पर रहेगा आपका? कुरुक्षेत्र में रहने वाला है। ठीक है, कुरुक्षेत्र में कौन सा रहेगा आपका? पैराकीट रहने वाला है। उसके अलावा गुरुग्राम में देख लो क्षमा हो जाएगा, गुरु है ना। गुरुग्राम में कौन सा रहेगा आपका? क्षमा। क्षमा आप किससे मांगोगे? जो गुरु होगा, गुरु से कोई
मान लो आपसे कोई गलती होगी तो आप गुरु को बोलोगे क्षमा करो गुरुदेव, आगे से गलती नहीं होगी, तो गुरुग्राम में कौन सा हो जाएगा, क्षमा हो जाएगा। उसके अलावा सोहना हो जाएगा, सोहना कुंड यहाँ पे रहने वाला है, गुरुग्राम में स्थित रहेगा, अरावली की पहाड़ियों में स्थित रहेगा। सोहना अपने गर्म पानी के झरने के लिए प्रसिद्ध रहेगा भी। यहाँ पे क्या भी गर्म पानी का झरना है। गर्म पानी का झरना क्यों है यहाँ पर, यहाँ पे एक तरीके से है ना, ये वोल्केनिक एक्टिविटी है, वोल्केनिक एक्टिविटी रहेगी आपकी, ये वोल्केनिक एक्टिविटी है ये। और वोल्केनिक एक्टिविटी जो है ना, ये वोल्केनिक एक, जब आप स्टडी ऑफ वोल्केनो करते हो या फिर उसके बारे में आप थोड़ा सा पढ़ते हो जियोमॉर्फोलॉजी में, तो वहां पर जो वोल्केनिक एक्टिविटी के अंदर एक काउंट होता है, गीजर बनता है एक, क्या बनता है कि आपका गीजर बनता है। जो ये गीजर होता है ना, यहीं पर आपका पानी गर्म निकलता रहता है, तो ये वोल्केनिक इरेप्शन होने के कारण ये सब घटना होती है। उसके अलावा जो आपका ये सोहना कुंड है, यहाँ पर है ना सल्फर सल्फाइड के कारण, सल्फर सल्फाइड के कारण यहाँ पर गर्म पानी पाया जाता है। सल्फर सल्फाइड के कारण, गंधक के कारण यहाँ पे क्या होता है, गर्म पानी होता है। और यहाँ पर दो कुंड बनाए गए, एक तो है शिव कुंड और एक आपका शीला कुंड। और इस पानी में नहाने से कहा जाता है चर्म रोग दूर हो जाते हैं। चर्म रोग बोले तो डर्मेटोसिस, जो आपके डर्मेटोसिस जो भी डिजीज होगी स्किन से रिलेटेड, कोई भी किसी को खाज खुजली हो, दाग हो, ये सब प्रॉब्लम कोई भी होगी तो वो उसकी रिजोल्व हो सकती है। डन है यहाँ तक। और इसी के पास दमदमा झील भी है। दमदमा झील भी कहां पर रहेगी आपकी, गुरुग्राम में रहेगी। दमदमा झील, दमदमा झील भी कहां रहेगी आपकी, गुरुग्राम में रहने वाली है। ठीक है जी, गुरुग्राम। नेहा रानी कहां से हो आप, करनाल में? आप तो बताओ बच्चे, आप करनाल में कहां से हो, हमें भी तो पता चले हम कहां तक पहुंचे, करनाल में है या कहीं आसपास कोई हो अपना गांव देहात से, कहीं मेरे पिटवाओ है। हाँ कभी, चलो भाई। एक आपका है मेघपाई, ये कहां पर रहेगा आपका, फरीदाबाद में रहेगा। ये कहां पर रहेगा आपका, फरीदाबाद में रहने वाला भी। चलिएगा आगे हमारे थोड़े से और देख लेते हैं पर्यटक स्थल। अरावली का गोल्फ मैदान अगला है आपका, अरावली का गोल्फ मैदान। यहाँ फरीदाबाद में स्थित है। इसका डिजाइन जो है अमेरिकी है, स्टीफन ने इसको बनाया गया था। यहाँ पे क्या भी गोल्फ मैदान रहेगा। उसके अलावा सनबर्ड मोटेल, यह सूरजकुंड फरीदाबाद में रहेगा। सूरजकुंड झील है, ये भी फरीदाबाद में रहने वाले। सूरजकुंड, अगर सूरजकुंड झील की मैं बात करता हूँ तो इसका जो निर्माण है वो तोमर वंश के राजा सूरजमल ने इसका करवाया था। और इसकी आकृति जो है सूर्य जैसी है, ठीक है ना। इसकी आकृति कैसी है, अभी सूर्य की तरह दिखलाई पड़ती है। ये क्या हो जाएगा आपका, सूरज कुंड। अगर आपसे पूछा जाता है सूर्य कुंड कहां पर है, सूर्य कुंड, ये तो है सूरज कुंड। ये कौन सा आपका फरीदाबाद में, सूरज कुंड रहेगा। अगर आपसे पूछा था सूर्य कुंड कहां पे हरियाणा में, तो वो रहेगा आपका यमुनानगर में। सूर्य कुंड कहां पर रहेगा आपका, यमुनानगर में रहने वाला है। ठीक है ना। चलिएगा, इसके साथ ही एक ताल बना हुआ है जो पहाड़ियों में बना हुआ, जो म्यूर झील के नाम से प्रसिद्ध है और पर्यटक विभाग द्वारा है इसे होडल राजहंस सबसे पुराना है भाई। यहाँ पे क्या रहेगा भाई, होडल राजहंस के नाम से जाना जाता है। ओके, कर्ण विहार, ठीक है समझ गया, कर्ण विहार से हो आप, बहुत अच्छी बात। अभी चलिएगा नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पर फिर आपका भाई ज्योतिसर तीर्थ, ज्योतिसर पर्यटक स्थल। ज्योतिसर पर्यटक स्थल तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा, ज्ञात होगा बहुत अच्छे से, महाभारत से संबंधित रहेगा ये आपका। यह स्थल कुरुक्षेत्र में सरस्वती नदी के किनारे, यहाँ यात्रियों के लिए नरवाणा नहर से नियंत्रण शुद्ध पानी आता है भाई। जो आपका ज्योतिसर है भाई, ज्योतिसर, इस ज्योतिसर की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर श्री कृष्ण भगवान ने गीता का उपदेश दिया था महाभारत के पहले दिन। और इसी ज्योतिसर को जहां पर ये मतलब उपदेश दिया गया था वो था वट वृक्ष। कौन सा था, वट वृक्ष, या फिर इसको बोल देते हैं बरगद का वृक्ष। इस वट वृक्ष या बरगद वृक्ष जो है, इसके चारों तरफ 1924 में दरभंगा राजा था, उसने क्या किया था, उस चबूतरे का निर्माण करवाया था। ठीक है ना। दरभंगा जो राजा था, उस चबूतरे का निर्माण किसने करवाया था, दरभंगा ने करवाया था। वट वृक्ष के नीचे जो चबूतरा बना था वो दरभंगा ने करवाया था। उसके अलावा यहाँ पर जो गीता का उपदेश है वो ज्योतिसर तीर्थ पर दिया गया था। और जो ज्योतिसर तीर्थ है
ये पेहवा मार्ग पर पड़ता है भी। कहां पर पड़ता है आपका? पेहवा जाने वाले रास्ते पर पड़ता है, पेहवा मार्ग पर, ठीक है ना। उसके अलावा यहां पर गीता का जो उपदेश दिया गया था, और गीता में 700 श्लोक हैं। कितने श्लोक हैं? 700। उस 700 श्लोक में से 574 तो श्री कृष्ण भगवान ने बोल रखे हैं। एक जो अंधा था, क्या नाम था? धृतराष्ट्र। एक किसने बोल रखा? अभी एक श्लोक बोल रखा धृतराष्ट्र ने, ठीक है ना। उसके अलावा 85 श्लोक बोल रखे हैं आपके किसने? सॉरी, 84 श्लोक बोल रखे हैं आपके किसने? वो बोल रखे हैं अर्जुन ने। और बाकी के जो आपके 40 श्लोक है वो किसने बोल रखे हैं आपके? वो बोल रखे हैं आपके संजय ने, ठीक है ना। ये श्लोक हो जाएंगे। 45 मिनट तक ये उनका आपस में दोनों का क्या चला था? वार्तालाप चला था, श्री कृष्ण भगवान और अर्जुन का, ठीक है ना। ये चीजें आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान रख लेनी है। आगे हमारे हो जाएगा भाई कर्ण झील। कर्ण झील बोले तो ओएसिस। ओएसिस कहां पे रहेगा आपका? कर्ण झील कहां पे रहेगी? करनाल से जैसे आप कुरुक्षेत्र की तरफ जाते हो, बलडी गांव आता है वहां पर। कौन सा आता है? बलडी, जहां पर करनाल का नया बस स्टैंड बना हुआ है। उससे थोड़ा सा आगे चलोगे, उचाना कला गांव आएगा, उचानी कला। उचानी कला के नजदीक आपका पश्चिमी यमुना नहर निकली हुई है ऑन जीटी रोड के बीचों बीच नीचे से, है ना। तो वहां पर आपका पश्चिमी यमुना मतलब आपकी पश्चिमी जो यमुना नहर है, उन दोनों पे लगभग 56 कनाल भूमि पर यह बनाया गया है, और यह करनाल में स्थित है। यहाँ पर कर्ण झील भी है, और क्या है यहाँ पर? ओएसिस पर्यटक स्थल भी है। इसी कर्ण झील को चक्रवर्ती झील कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है जी? चक्रवर्ती झील के नाम से इसको जाना जाता है, ठीक है। चक्रवर्ती झील, क्योंकि इसका जब निर्माण हुआ था तो उस समय में जो हरियाणा के गवर्नर थे वो थे BN चक्रवर्ती, वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती। तो उनके नाम पे इसका झील का नाम रखा हुआ, क्योंकि उन्होंने इसका उद्घाटन करने का काम किया था। नीली क्रांति कृष्णा डैम, ये कहाँ रहेगा? कुरुक्षेत्र में रहेगा। यादवेंद्र गार्डन पिंजौर में रहने वाला है। रेड बिशप कहाँ पे रहेगा? पंचकुला में रहेगा। तो ये हरियाणा के कुछ प्रमुख पर्यटक स्थल थे। जल्दी से बताओ, यहाँ तक कोई डाउट है, कोई कुछ पूछना है तो जल्दी से कमेंट करके बताएंगे आप सभी लोग भी। हरी अप, जल्दी से एक बार कमेंट कीजिए सभी साथी मिल करके, फिर हम बात करते हैं आगे, ठीक है। ये हो जाएगा आपका कौन सा भाई? यादवेंद्र गार्डन। यादवेंद्र गार्डन की अगर हम बात करते हैं तो इसे उत्तर भारत का नंदनवन भी कहा जाता है। उत्तर भारत का नंदनवन। अगर मैं बात करूं उत्तर भारत का नंदनवन इसे कहा जाता है, तो भीमा देवी मंदिर को क्या कहा जाता है भाई? भीमा देवी मंदिर को किस नाम से जाना जाता है? बताना जल्दी से कमेंट करके। अगर किसी को पता है तो जल्दी से कमेंट करके बताएंगे भीमा देवी मंदिर को क्या कहा जाता है। ये आपका आज का अंतिम स्लाइड रहेगी, उसके बाद हम जो नेक्स्ट वाली बातें हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है जी, बाकी करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही रहेगा आपका। तो जल्दी से एक बार कमेंट करके बताओ आप सभी को समझ में आया, यस और नो। इसकी PDF आपको मैं सर को बोल दूंगा, या तो नहीं तो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना है। प्रवीण दक्ष सर के नाम से सर्च करोगे टेलीग्राम पे, वहां पर मेरी एक सुंदर सी फिल्टर लगी हुई फोटो आएगी, उसको ज्वाइन कर लेना, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रहेगा, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में बहुत जल्द। तो विश यू ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस डे। और आप सभी को समझ में आ चुका होगा, फिर भी कोई डाउट आता है आप जल्दी से कमेंट कीजिए भाई।